हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजिसमेंट दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि जिसमें अभी तक हमने देखा वास्को डी गामा आया था, पुर्तगीज में वास्को डी गामा आया था, उसके बाद फिर पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आएंगे, फिर लास्ट में फ्रांस आएंगे। तो बात करेंगे आज हम अंग्रेज़ों के बारे में। यह मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का जो शुरुआत होता है, यानी उसका यह कुछ फर्स्ट जो क्या क्या हुआ था, पहले क्या क्या हुआ था, तो उसके बारे में तो बात करेंगे हम अंग्रेज़ों के बारे में। देखिए, जो अंग्रेज़ थे ये तीसरे नंबर पर भारत आते हैं। अगर आप भारत आने वाले अगर सीरीज देखेंगे यानी कैसे आए थे, तो आप उसको PDEF करके याद कर सकते हैं। P से पुर्तगीज, D से डच और E से इंग्लिश अंग्रेज हो जाएगा आपका, और F से फ्रांसीसी। डेनिश बहुत छोटे, मतलब उनका जो टाइम पीरियड बहुत छोटा सा रहता है, इसलिए उसको कहीं कहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं नहीं पढ़ते। लेकिन जो जो डेनिश आते हैं यह फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में आते हैं। तो बात करते, देखिए, पुर्तगीज और डच काफ़ी मात्रा में कमा लिए, आराम से पैसा जो था इंडिया से काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। तो उसके बाद जो अंग्रेज होते हैं, जब देखते हैं उनके पड़ोसी काफ़ी तेज़ी के साथ वृद्धि कर रहे हैं, काफ़ी मुनाफा ले रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से इंडिया आने का मैप मिल जाता है, इंडिया आने का मैप मिल जाता है। तो फिर वे कोशिश करते हैं कि अब हम भी चले इंडिया, व्यापार करते हैं। तो बात करेंगे जो अंग्रेज़ थे, वे सबसे पहले क्या करते हैं कि अंग्रेज इंग्लैंड में सितंबर 1599 में, जो अंग्रेज थे सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का गठन करते हैं, जिसमें 21 सदस्य होते हैं और एक निदेशक मंडल होता है। तो वे सब क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, जिस कंपनी का नाम रखते हैं गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए, जो यूरोपियन यानी जो इंग्लिश और जो पुर्तगीज थे, सब लोग जो ईस्ट इंडिया था यानी इधर के लोगों को ईस्ट इंडीज बोलते थे। ईस्ट इंडीज क्योंकि ये पूर्व की साइड पड़ता है। मैप में देखेंगे आपको इंडिया यहाँ पड़ेगा, तो जो वेस्टर्न कंट्री वे यहाँ पर पड़ेंगे। तो वे लोग एक सितंबर 1599 में एक कंपनी का गठन होता है, जिसका नाम होता है गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसका अध्यक्ष होता है लॉर्ड मेयर। अब देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट रहती, वहाँ की महारानी रहती हैं, उनसे 15 वर्षों के लिए जो यह पूर्वी जो देश हैं उससे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। फिर अब देखिए, अनुमति प्राप्त की फिर एक समिति का गठन करते हैं, जिसमें 21 सदस्य रहते हैं और कार्यमंडल एक निदेशक भी रहते हैं। यही आगे चलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाते हैं, जो भारत में यानी इंग्लैंड में बैठे रहते हैं और भारत के जो शासन को चलाते हैं, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाते हैं। तो 1601 में ये पहुँचते हैं इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर। यह इंडिया नहीं आते, सबसे पहले इंडोनेशिया पहुँचते हैं, वहाँ सुमात्रा द्वीप पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से मसाला द्वीप पर, और 1601 में पहुँचते हैं। यह भारत में प्रथम प्रयास करते हैं फैक्ट्री बनाने का 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज होते हैं वे भारत में प्रथम फैक्ट्री बनाने का प्रयास करते हैं। 1608 ईस्वी में ही जो कैप्टन हॉकिंस होता है वह हेक्टर नामक जहाज से पहुंचता है, कहाँ, जहांगीर यानी आगरा में, आगरा के किले में जहांगीर से मिलता है। और यह जो कैप्टन हॉकिंस होता है, यह देखिए सूरत में पहुंचता है, सूरत में पहुंचता है। उसके बाद वहाँ से यह जाता है जहांगीर से आगरा में मिलने के लिए, आगरा के किले में जहांगीर से मिलने के लिए जाता है, और यह जहांगीर से 400 का मनसब प्राप्त करता है। 400 का मनसब यानी कि जो मनसब यानी एक अधिकारी के तौर पर होते हैं, उनका सबका सीरीज पूरा निर्धारित रहता है, मतलब 1 का मनसब 2, 3, 4 इसी तरह नंबर रहता है। 400 का मनसब, उसी के अकॉर्डिंग इनका जो वेतन निर्धारित किया जाता था। अब देखिए, जो जहांगीर था यह हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देता है। जो हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस, इसको फारसी भाषा का, इंग्लिश भाषा का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। 1611 में देखिए होता क्या है कि जो जहांगीर था, यह जो हेक्टर था, जहांगीर हेक्टर को फैक्ट्री खोलने की अनुमति पहले दे देता है। यह आता है जहांगीर से फैक्ट्री खोलने के लिए
आज्ञा परमिशन मांगता है, तो जहांगीर इसको पहले तो फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है, लेकिन बाद में जो पुर्तगीज थे इनका काफ़ी दबाव पड़ता है इसके ऊपर, जहांगीर के ऊपर काफ़ी दबाव डालते, इससे जो अपना जो आज्ञा दिया रहता है उसको वापस ले लेते, रिटर्न ले लेते, इसलिए वो फैक्ट्री नहीं खोल पाता। लेकिन फिर क्या होता है कि 1611 में जो कैप्टन मिडिल्टन थे, कैप्टन मिडिल्टन जो कि इंग्लिश कैप्टन होता है, वह पुर्तगालियों को एक स्वाली के युद्ध में हरा देता है, पुर्तगालियों को हरा देता है, जिससे जहांगीर काफ़ी देखा जाए तो जो कैप्टन मिडिल्टन होता है जब इसको हरा देते हैं स्वाली के युद्ध में, तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं इससे, जो अंग्रेजों से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। तो इससे क्या करते हैं कि सूरत में 1613 में अस्थाई कारखाना खोलने की अनुमति दे देते हैं। तो अंग्रेज लोग 1613 में सूरत में अस्थाई कारखाना खोलते हैं और 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थाई कारखाना खोलते हैं। और 1629 में अंग्रेज जो होते हैं 1629 में अरमा गांव, जो कि पुलिकट में डच बस्ती होती है, उससे कुछ उत्तर की साइड पड़ता है। अरमा गांव पुलिकट में डच बस्ती थी, उसके कुछ उत्तर की साइड पड़ता था ये अरमा गांव। वहाँ पर 1629 में फैक्ट्री खोलते हैं। 1632 में एक सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं, जो कि गोलकुंडा के सुल्तान रहते थे, उससे एक सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं, जिसमें ये 500 पैगोडा वार्षिक कर पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि बस मात्र 500 पैगोडा वार्षिक कर देंगे, उसके बाद ये व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेंगे। 1639 में 1639 टाइम पीरियड आप लोग देखते रहिए। 1639 में एक फ्रांसिस डे अधिकारी होता है, यह चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे मद्रास को पट्टे पर लेता है। 1639 में फ्रांसिस डे एक अधिकारी होता है, इंग्लिश अधिकारी, यह चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेता है और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज एक किलाबंद कोठी का निर्माण करता है। तो किलाबंद कोठी का निर्माण कौन करता है? तो फ्रांसिस डे, वो भी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहीं पर एक फोर्ट सेंट जॉर्ज किलाबंद कोठी का निर्माण करता है। 1651 में हुगली में कोठी की स्थापना करते हैं, कोठी बनाते हैं। उसके बाद 1615 में आता है टॉमस रो। अब देखिए दूसरी बार आता है 1615 में टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आता है टॉमस रो। और यह देखिए 1661 में जो चार्ल्स सेकंड थे, इंग्लैंड का राजा थे चार्ल्स सेकंड, ये पुर्तगाली राजकुमारी रहती हैं कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, उनसे शादी कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि जो पुर्तगीज होंगे ना, अब जैसे शादी हो जाएगा तो जो पुर्तगीज थे वे जो अपना फैक्ट्री रहेगा आस पड़ोस का सब इंग्लैंड को दे देंगे, बेच देंगे। और इनको दहेज में पूरा जो बम्बई आप देख रहे हैं, बम्बई शहर जानते होंगे, पूरा बम्बई इनको दहेज में मिल जाता है। सोचिए कि पूरा बम्बई जो चार्ल्स द्वितीय को उस टाइम मतलब शादी हुआ था कहाँ और दहेज मिला कहाँ पर, तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो 1668 में ये जो 1668 में जो बम्बई होता है, यह मात्र 10 पाउंड वार्षिक कर पर यह जो राजा थे ये अंग्रेजों को दे देते हैं व्यापार करने के लिए, तो कंपनी को दे देते हैं। चार्ल्स द्वितीय 1668 में जो बम्बई शहर होता है उसको दे देते हैं। फिर बम्बई का गवर्नर देखा जाए तो गेराल्ड ओंगियार को बोलते हैं, इसको बम्बई का वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो बम्बई का गेराल्ड ओंगियार है, जो कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक है। हुगली के बाद देखा जाए तो कासिम बाजार और पटना और राजमहल। देखिए कासिम बाजार आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पटना आपका बिहार की राजधानी, और ये जो राजमहल ये आपको झारखंड में पड़ जाता है। राजमहल की पहाड़ी आप लोग देखे पढ़े होंगे। 1688 में एक नई कंपनी यानी इंग्लैंड में, देखिए अब यह जो कंपनी आई थी काफ़ी अच्छा माल कमा रही है, पैसा एकदम छाप रही है। तो यह 1688 में इनको देखकर इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है न्यू कंपनी। फिर 1698 में 2 और कंपनियां बनती हैं। 1698 में 2 और कंपनियों का निर्माण होता है जो कि इंग्लैंड में ही होता है, और ये जनरल सोसाइटी नाम होता है, और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट यह होता है दूसरी कंपनी। अब इसी को यहाँ पर आज्ञा लेने के लिए जॉन नॉरिस मिशन आता है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज्ञा लेने के लिए आते हैं। अब देखिए 1708 में इन जितनी भी कंपनियां होती हैं तीनों कंपनियों को विलय हो जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यह विलय करने के बाद कंपनी बन जाती है। 1833 में
अब देखिए जितनी कंपनियां थी, जो नई नई कंपनियां बनी, सबका विलय हो जाएगा। फिर 1833 तक ये कंपनियां जो विलय होती हैं उसका नाम यह रहता है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इस जो इसका जो नाम होता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता है। तो तब उसके बाद उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां, यानी बंगाल में कैसे लोग अपने आधिपत्य जमाते हैं। तो 1651 में ग्रेवियन बॉटन रहता है, यह शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार रहता है, इससे एक इसका दरबारी चिकित्सक रहता है, यानी कि शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, इसका दरबारी चिकित्सक रहता है। तो उससे कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करता है, और छूट में क्या क्या प्राप्त करता है, तो काफ़ी कुछ मिल जाता है इसको। अब देखिए जो बंगाल है उस टाइम उसको कामधेनु बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पैदावार होती थी बंगाल में, और काफ़ी मतलब कि अर्थ संपदा पूर्ण रहता था। ये जो रीजन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काफ़ी बहुत बड़े रीजन थे। अब तो मान लेते हैं कि छोटा हो गया, लेकिन उड़ीसा उस टाइम काफ़ी बड़ा था, बिहार भी काफ़ी बड़ा था, और बंगाल तो आप देख ही रहे हैं पूरा। तो 3000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती, मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर पर। 1656 में एक सेकेंड निशान या फरमान, सेकेंड यानी दूसरा निशान प्राप्त करते हैं 1656 में, जिसमें व्यापार मुफ्त हो जाता है, यानी कि व्यापार फ्री में कर सकते हैं विदाउट टैक्स। और 1672 में शाइस्ता खां से एक और फरमान प्राप्त करते हैं जो जिसमें मुफ्त व्यापार, यानी अब देखिए इनको सब जो फ्री में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, मुफ्त व्यापार करेंगे। 1672 में शाइस्ता खान से ये मुफ्त व्यापार प्राप्त करते हैं। 1680 में औरंगजेब ने इन पर, जो औरंगजेब था जिसकी डेथ देखा जाए 1707 में होता है, तो जो औरंगजेब था ये 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया कर लगाया, बाकी सब कुछ मुफ्त कर दिया। जो व्यापार था मुफ्त कर दिया, बस 2% चुंगी, और व्यापार पर चुंगी लगाया, तो इसके बाद 1.5% जजिया कर। देखिए जो जजिया कर है एक गैर इस्लामिक कर है, जो जजिया कर या गैर इस्लामिक कर है, यानी कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले होते थे उनको रहने के लिए एक टैक्स दिया जाता था, जो औरंगजेब को देते थे, जिसको जजिया कर बोलते हैं। इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, तकरीबन 712 के करीब तकरीबन। तो ये 1.5% जजिया कर, इससे फिर बाकी जो व्यापार था वो मुफ्त हो गया था। अक्टूबर 1686 में जो अंग्रेज होते हैं हुगली को लूट लेते हैं। जब यह बात औरंगजेब को पता चलती है तो यह अंग्रेज और औरंगजेब का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और अंग्रेज औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाते हैं, तो वे भाग जाते हैं छोड़कर। फिर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं औरंगजेब से, फिर अपना व्यापार करते हैं। तो देखिए जॉब चार्नक रहता है, ये अगस्त 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना करता है, और यहीं से कलकत्ता जो राजधानी की नींव पड़ती है, सूतानाती जो कि अभी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1698 ईस्वी में अजीम उस्सान जो कि बंगाल का सूबेदार रहता है, इससे सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर 3 गांव प्राप्त करते हैं अंग्रेज, और यही आगे चलकर कोलकाता बनता है। इंग्लैंड के सम्राट जो होते हैं उनके सम्मान में एक कोठी, किलेबंद कोठी बनती है, जिसका नाम पड़ता है फोर्ट विलियम। और जो चार्ल्स आयर था जो प्रथम प्रेसिडेंट था, ये जो फोर्ट विलियम इसका प्रथम प्रेसिडेंट था चार्ल्स आयर। 1700 ईस्वी में इसको प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया जाता। प्रेसिडेंसी नगर का मतलब कि जो भी आते थे वे रहने के लिए कहाँ रहते थे, तो कोलकाता में रहते थे, इसी में फोर्ट विलियम में। 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहती है कोलकाता। फिर 1912 में राजधानी चेंज हो जाती है, आ जाती नई दिल्ली। फिर आगे देखिए, हाँ यहाँ पर 1698 में यह जो कंपनी बनती है वहाँ इंग्लैंड में, तो वहाँ के जो राजा रहते हैं वह विलियम थर्ड, तो वह यहाँ पर इंडिया में भेजते हैं और औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं वहाँ पर इजाज़त लेने के लिए कि वहाँ पर आए व्यापार करने के लिए। तो उसी को हम नॉरिस मिशन बोलते हैं, जो कि 1698 में आया था। तो जो इंग्लैंड में जो बाद में कंपनी बनी थी, यह इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, तो इसके लिए औरंगजेब के दरबार में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए वहाँ से भेजते हैं। तो इसी को बोलते हैं नॉरिस मिशन। 1698 में आया था। तो जो विलियम थर्ड थे, यानी इंग्लैंड के राजा थे विलियम थर्ड, ये इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट
जो कंपनी रहता है उससे औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं विलियम नॉरिस को, जो इंडिया का रीजन है वहाँ पर व्यापार करने के लिए इंडिया में। तो इसी को नॉरिस मिशन बोलते हैं। और अगला देखा जाए तो जॉन सरमन मिशन भी आए थे, यानी कि जॉन सरमन मिशन क्या था, तो यह कलकत्ता से मुग़ल दरबार में आए थे, कलकत्ता से मुग़ल दरबार में आए थे। और ये औरंगजेब के समय से जो प्राप्त, अब देखिए औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1715, आपको दिख रहा होगा। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, 1707 में औरंगजेब मर जाता है। तो उसके बाद 1715 में जो कलकत्ता से मुग़ल दरबार में एक मिशन आता है, मिशन का मतलब एक समूह आता है अंग्रेज़ों का। यह आता है किसके में, तो ये फर्रुखसियर रहता है उस टाइम, जो अंग्रेज़ का जो मुग़ल शासक रहता है फर्रुखसियर, वहाँ पर आता है। तो जो औरंगजेब के समय में जो विशेषाधिकार थे, जो प्राप्त विशेषाधिकार थे, उसको बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्के ढालने व नज़दीक के 38 गांव खरीदने की अनुमति प्राप्त करना चाहता था। तो देखिए जो जॉन सरमन मिशन 1715 में आता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यह कलकत्ता से आता है मुग़ल दरबार में, जो उस टाइम फर्रुखसियर शासक रहता है। वहाँ पर जो औरंगजेब द्वारा जो प्राप्त पहले के जो विशेषाधिकार थे उसको बनाए रखने के साथ ही यह बंगाल में सिक्के ढालने और जो नज़दीक के 38 गांव खरीदने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आता है। तो इसमें देखिए कौन कौन थे जो जॉन सरमन मिशन था। इसमें एडवर्ड स्टीफेंसन थे, विलियम हैमिल्टन थे जो कि सर्जन थे, और एक ख्वाजा सेरहुद करके थे जो आर्मीनियन, इसको द्विभाषी बोलते हैं, यानी इनको काफ़ी भाषाओं का नॉलेज था। तो यह जो विलियम हैमिल्टन थे जो सर्जन था, यह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी होता है उसको ख़त्म करने में सफलता प्राप्त करता है। तो 1717 में जो फर्रुखसियर एक शाही फरमान जारी करते हैं, तो बाकायदा उसको एक कैसे रहता है, लिफाफे में बंद रहता है, उसको ऐसे पढ़ा जाता है। आप लोग देखे होंगे अकबर बीरबल आता है तो उसमें आप लोग देखेंगे। तो 1717 में एक शाही फरमान पढ़ा जाता है। उसमें क्या था, तो 3000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने, यानी मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की छूट मिल जाती है। दूसरा था 10,000 रुपये वार्षिक कर पर सूरत में कर मुक्त हो गया, यानी कि सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देंगे और सूरत में मुफ्त में व्यापार करेंगे। बम्बई में जो ढाले हुए सिक्के हैं, जो बम्बई में ढाले हुए सिक्के हैं, या संपूर्ण मुग़ल शासन में चलेगा। जो बम्बई में जो इनके ढाले हुए सिक्के थे, संपूर्ण मुग़ल शासन में चलाने की आज्ञा मिल गई। अब देखिए बोला जाता है कि सिक्का उसी का चलता है जिसका राज होता है। तो अब जब सिक्के इसके चलने लगे तो अंग्रेज़ों का राज अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी नीतियाँ लाएंगे, फिर हड़पना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे करके जो संपूर्ण भारत होता है इस पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, और जो भारतवासी उसको गुलामी की दासता में बांध देते हैं। तो ब्रिटिश इतिहासकार एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, और इनका नाम था, इन्होंने यह जो शाही फरमान पाते हैं फर्रुखसियर से, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, यानी कि कंपनी का महान अधिकार पत्र बोलते हैं, क्योंकि यहीं से होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनका सिक्का चलना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो अंग्रेज थे ये काफ़ी तेज़ी के साथ वृद्धि करेंगे। तो यह अंग्रेजों का आगमन। अब बच जाएंगे डेनिश और फ्रांसीसी, तो उन दोनों को हम एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। देखिए जहाँ जहाँ अंग्रेज गए थे वहीं पीछे पीछे फ्रांसीसी भी जाते हैं। एक और चीज़ है कि जो अंग्रेज वाले, ये जो अंग्रेजी कंपनी थी यह प्राइवेट थी, शुरू में प्राइवेट थी, बाद में इनमें जो गवर्नमेंट का बस साझा रहता है, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी रहती है वह प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए वह थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये रहा अंग्रेजों यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अंग्रेजों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में बात कर लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस टाइम कोविड-19 आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो उस टाइम घर पर रहिए, मास्क यूज़ करिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।